तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान और वान लियो के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका, जिसमें इन दोनों ने अपनी अपनी किलिंग मूव्स का इस्तेमाल करते हुए सभी को इम्प्रेस कर दिया। मगर आखिरकार फैंग खान बाजी मारते हुए इस मुकाबले को जीत लेता है। उसने वान लियो को सिर्फ हराया नहीं था, बल्कि उसकी अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही साथ उसके 3 ग्रेट ट्रेजर्स पर भी कब्जा कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रीइंकार्नेशन पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स बस फैंग खान की ही तारीफें कर रहे थे कि कैसे फैंग खान ने वान लियो को हराकर एक शानदार जीत हासिल कर ली। वान लियो ग्रेट 5 ट्रू डिसाइपल्स में से एक था और अब सीनियर फैंग खान ने उसे रिप्लेस करके उसकी पोजीशन को क्लेम किया और उतने में ही फैंग खान वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे वहाँ देखते साथ ही सभी बंदे उसे ग्रीट करने लगे, साथ ही वो उसके बेहतरीन फ्यूचर के लिए भी उसे विश कर रहे थे। तो फैंग खान भी पोलाइटली उनकी विशेष को एक्सेप्ट करके यान के पास पहुंच गया। यान भी काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है फैंग खान देखो तो वान लियो भी तुम्हारे सामने परास्त हो गया। इस बैटल की वजह से तुम्हारा नाम पूरे सेक्ट को शेक करने वाला है। साथ ही तुम्हें अब ढेर सारी नेसेंट सोल पिल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी ताकि तुम सभी डिसाइपल्स का दिल जीत सको। इस तरह से युवा सेक्ट में तुम्हारी रेपुटेशन पिक पर पहुंच जाएगी, तुम एक उभरता हुआ सितारा बनोगे। मगर फैंग खान तो अभी भी वान लियो ने बताई हुई बातों से ही परेशान था। वान लियो ने कहा कि सीनियर हुआ तियांडो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट लाने के लिए ताई सेक्ट गए हैं। अगर उन्हें वो इटर्नल इमॉर्टल फर्नेस मिल गई तो वो इटर्नल लाइफ की सीक्रेट रॉल्म को क्रिएट कर लेंगे। इसीलिए अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्या पता कल हो ना हो। तो फैंग खान कह रहा था कि रेपुटेशन और स्टेटस ये सारी मामूली चीजें हैं, इनके दम पर तो मैं हुआ तियांडो को हरा नहीं सकता। उसे हराने के लिए मेरा पावरफुल बनना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर यान भी अग्री होते हुए कहने लगा कि कल्टीवेट करने के लिए सिक्लूजन की जरूरत पड़ेगी, मगर इसमें तुम खुद को दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर दोगे। वेल्थ, कंपेनियंस, मेथड्स और सुटेबल जगह के बिना तो कल्टीवेट करना भी मुश्किल है। वेल्दी चीजें तुम्हारी कॉम्बैट पावर को डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकती, मगर दूसरे एरियाज में ये चीजें तुम्हारी मदद करेगी। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि हुआ तियांडो एक्टिंग सेक्ट लीडर होने की वजह से वो सेक्ट के रूल्स और प्रिंसिपल्स का यूज करके मुझे सप्रेस करेगा, साथ ही साथ वो मुझे रिस्ट्रेन करना चाहता है और सिर्फ मेरी पावर को ही कंट्रोल नहीं करना चाहता, बल्कि मेरी पहचान, मेरा स्टेटस, रिसोर्सेस, कनेक्शन और मेरी मोरल अथॉरिटी को भी चैलेंज करता है। इसलिए मुझे कुछ भी करके उसके आगे निकलना होगा। तो यान उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें वान लियो से हासिल किए हुए ट्रेजर्स को रिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें है 10,000 लेयर वाटर क्रिस्टल और व्हाइट मेटल स्टार स्टोन। एक बार ये टास्क पूरा हो जाए तब तुम्हारी 5 एलिमेंट एम्परर ग्रेड डिमोनिक आर्ट थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो अभी ये लोग उन 2 क्रिस्टल्स की रिफाइनिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहला तो फैंग खान ने 10,000 वाटर क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। वेल, इस क्रिस्टल में वाटर एसेंस की 10,000 स्ट्रीम्स मौजूद थी। हर एक स्ट्रीम में मौजूद वाटर एनर्जी काफी ज्यादा डेंस और हेवी होने की वजह से ये किसी सुप्रीम ट्रेजर एसेंस से कम नहीं होने वाली। ये एनर्जी अर्थ एंड हेवन की फोर्सेस को कंडेंस करके बनाई गई है। सो यहाँ पर फैंग खान उस वाटर क्रिस्टल को शटर करके उसकी कई सारे पीसेस को अपनी एनर्जी से मेल्ट करने लगा और अब उस सारी एसेंस को डिवावर करना शुरू कर देता है। ये एसेंस उसकी बॉडी पार्ट्स को नरिश कर रहा था। ये पावर विजडम को गवर्न करती है, साथ ही फैंग खान के 5 एलिमेंट्स भी इससे नरिश होने लगे। यान उसे बताता है कि इस दुनिया में वाटर जैसी सॉफ्टवेयर और फोर्जिंग पावर और किसी के पास नहीं हो सकती, कोई भी इसे सप्रेस नहीं कर सकता। सो इस तरह से फैंग खान ने उस वाटर क्रिस्टल को कम्प्लीटली डिवावर कर लिया। इसे डिवाइन इंक वाटर फीस्ट कहा जाता था और अब फैंग खान ने मेटल स्टार क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। इसके अंदर हजारों सालों की कंडेंस की गई स्टार एनर्जी मौजूद थी। मेटल एनर्जी उसके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने लगी, साथ ही उसकी बॉडी भी मेटल जैसे ही शार्प हो जाएगी, जिसके चलते जंग के दरमियान फैंग खान बड़ी आसानी के साथ किसी को भी स्लॉटर कर सकता। फैंग खान के पास रूथलेस एफिशिएंसी आएगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। और अब वहाँ पर डिवाइन पावर्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट होते हुए फैंग खान ने उसे भी रिफाइन कर लिया, जिसके बाद वो कल्टीवेशन से बाहर आकर यान को बता रहा था कि मुझे realm ऑफ यूनिटी पर पहुंचने के लिए 5 एलिमेंट्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट की जरूरत पड़ेगी, चाहे फिर इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी रिस्क उठानी क्यों ना पड़ जाए। और अब फैंग खान ने 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स के नक्शे को ओपन किया। गाइस, ये वही नक्शा है जो कि जनरन को हराने के बाद फैंग खान को हासिल हुआ था। तो इस नक्शे में उन्हें सैवेज डिवाइन टेम्पल नजर आता है। ये स्पिरिचुअल रूट इसी टेम्पल में मौजूद थे। तो यान उसे इस टेम्पल के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि इस जगह को तुम हल्के में नहीं ले सकते, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर सिर्फ पावरफुल डिमोनिक बीस्ट नहीं
बल्कि वो जगह सैवेज डीमन सेक्ट का हेडक्वार्टर भी मानी जाती। वहाँ पर कई सारे जानलेवा खतरे मौजूद होंगे। तो बताओ फैंगहान, क्या तुम अभी भी वहाँ पर जाना चाहोगी या तुमने अपना इरादा बदल दिया? अगर तुम चाहो तो हम अपनी इस प्लान को थोड़े दिन और पोस्टपोन कर सकते हैं। तो फैंगहान जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर शेर के बच्चे को पकड़ना है तो हमें उस शेर की गुफा में जाना ही पड़ता। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुफ्त में हासिल हो जाए। वैसे भी स्पिरिचुअल रूट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी मदद से मैं अपनी 5 एलिमेंट ग्रेड डिमोनिक आर्ट को फुल पोटेंशियल पर पहुँचा सकता हूँ। और वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो हमने इस रिस्क को उठाना चाहिए। जिस पर यान भी खुश होते हुए कहने लगा कि हम तो उस खतरनाक टियानियन इमॉर्टल मैंशन से भी नहीं डरे, तो भला इस डिवाइन टेम्पल से क्या डरना। तो फैंगहान उसे बताता है कि सबसे पहला मुझे हुआ तियांडू की इनेट डिवाइन आर्ट को स्टडी करना होगा। दुश्मन की ताकत को समझने के बाद ही हम उसका मुकाबला कर सकते। बस एक बार मैं उस इनेट डिवाइन आर्ट की स्टडी करूँ, उसके बाद हम अपने सफर पर निकल जाएंगे। और अब फैंगहान ने कई सारे डिसाइपल्स को नॉलेज गेन करने के लिए इन्वाइट किया। ये कल्टीवेटर्स भी इस राइजिंग स्टार के नॉलेज को हासिल करना चाहते थे। फैंगहान उन्हें यिन और यांग के मर्ज होने से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये बताने लगा। उसने पहले एक परिंदा बनाया जो कि अपने आप चेंज होकर फिनिक्स बर्ड में तब्दील हो गया। ये सब देख सभी डिसाइपल्स उसकी तारीफें कर रहे थे। इनफैक्ट कई सारे क्रेन्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि वो फैंगहान की बातों से कुछ सीख पाए। फैंगहान इन कल्टीवेटर्स को लेक्चर देकर सिर्फ अपना नॉलेज ही शेयर नहीं कर रहा था, बल्कि उसने हुआ तियांडू की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया। वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर हुआ तियांडू की सपोर्ट को विड्रॉ करना चाहता था, और वो भी राइचियस रीजनिंग का इस्तेमाल करके। उसने डिसाइपल्स को सिर्फ लेक्चर ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें नेसेंट सोल पिल भी गिफ्ट की ताकि वो लोग अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ इम्प्रूव कर पाए। वो एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट की बुनियाद रख रहा था जो कि फ्यूचर में होने वाले ग्रेट बैटल में आसानी से कोलैप्स ना हो सके। शुई और क्रेन फेरी को भी पिल्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम दिया था, जिसके बाद वो द ग्रेट पानू की डिवाइन आर्ट को स्टडी करने लगा, क्योंकि हुआ तियांडू इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता था। फैंगहान को समझ आ गया कि ये एक किस्म की बॉडी टेम्परिंग की आर्ट है। इसके अंदर कई सारी रिफाइनिंग टेक्निक भी मौजूद थी जो कि कल्टीवेटर की बॉडी को लोहे जैसा सख्त बना सके। वहीं पर शुई और क्रेन फेरी उसे बताने लगी कि आज हमने सारी नेसेंट सोल पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब तुम्हें और पिल्स बनानी पड़ेगी। मगर ये काम तो फैंगहान ने ऑलरेडी कर दिया था। फिलहाल तो उसका पूरा फोकस ग्रेट पानू की स्ट्रेंथ को समझने पर है, क्योंकि यही सेम हुआ तियांडू की इनेट टेक्निक है। फैंगहान ने जब इसे स्टडी किया तब वो समझ जाता है कि ये टेक्निक सितारों की पावर को एक्टिवेट कर सकती, यानी कि चाहे कोई भी बंदा इमॉर्टल टेक्निक यूज करे या डिमोनिक, इन दोनों को भी पानू डिवाइन आर्ट एनहांस कर सकती। और इसी वजह से तो हुआ तियांडू की कल्टीवेशन जर्नी में कभी कोई अड़चने नहीं आई। वो बिना किसी ऑब्स्टैकल के अनस्टॉपेबल बन चुका था। साथ ही यांग फैंगहान को बताने लगा कि डीमन गॉड का हाथ भी रिफाइनिंग में एडवांस हो चुका, जल्दी ये पूरी तरह से रिफाइंड हो जाएगा। जिस पर फैंगहान जवाब देते हुए कहने लगा कि हम सैवेज डिवाइन टेम्पल के वापस आने के बाद इसे फुल्ली रिफाइन करेंगे, ताकि आगे चलकर हम इसे भी एक डाओ आर्टिफैक्ट में तब्दील कर पाएंगे। जिसके बाद ये दोनों सैवेज डिवाइन टेम्पल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में फैंगहान शुई और क्रेन फेरी को बता रहा था कि मैं डिवाइन टेम्पल जाने वाला हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद हम एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये दोनों भी फैंगहान को जल्दी से वापस आने के लिए बता रही थी। और अब फैंगहान बड़ी तेजी के साथ ट्रैवल करते हुए एक बैटल फील्ड पर पहुँच गया, जहाँ पर हजारों लाखों स्केलेटन्स पड़े हुए थे, जो देख फैंगहान को भी बुरा लगता है। वो कह रहा था कि चाहे मॉर्टल्स हो या इमॉर्टल्स, जंग सबके लिए ब्रूटल होती। तब तक यान भी उसके माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो कहने लगा कि बैटल के दरमियान वॉरियर्स ने अपने स्पिरिट और सोल को बर्न किया होगा, जिसके चलते इस बैटल फील्ड पर वॉरियर्स का ढेर सारा स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद है। ये किलिंग ऑरा काफी ज्यादा भयानक होगी। अगर इसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये हमारे माइंड को करप्ट कर सकती। जिस पर फैंगहान बताता है कि ग्रेट पानू डिवाइन आर्ट में एक ऐसी मेथड है जिससे बैटलफील्ड पर मौजूद किलिंग ऑरा को एब्जॉर्ब करके उसे वॉरसोल रेलिक में रिफाइन किया जा सकता। ये वॉरसोल रेलिक काफी ज्यादा यूनिक होंगे। इनकी मदद से सेकंड सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओपन किया जा सकता। ये एक सुप्रीम टेक्निक है और मेरे ख्याल से ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है यहाँ की किलिंग ऑरा को यूज करने का। जिसके बाद फैंगहान ने अपनी पानू डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए उस इलाके में मौजूद किलिंग ऑरा को एब्जॉर्ब करना शुरू
शुरू कर दिया। वेल इस प्रोसेस में फैंगहान को जंग के विजन्स आ रहे थे। वो देख पाता है कि ये बैटल कितनी ज्यादा भयानक थी। इसमें किसी की जीत नहीं हुई। इनफैक्ट फैंगहान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इन्होंने इतनी ब्रूटल बैटल में पार्टिसिपेट किया। और अब वहाँ की किलिंग ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद उस ऑरा को चेक करने लगा। पानु डिवाइन आर्ट ने किलिंग ऑरा को कंसंट्रेट करके एक प्योर किलिंग ऑरा बनाकर फैंगहान के हवाले कर दी, जिसकी मदद से फैंगहान एक वॉर सोल रेलिक को बना पाएगा। तब यान उसे बताने लगा कि यहाँ पर तुम अकेले ही किलिंग ऑरा को कलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि कोई और भी है जो इस ऑरा को तुमसे छीन रहा। और अब वो थोड़ी देर में तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पर यान का अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि हम 3 कल्टिवेटर्स को देख पाते हैं जो कि फैंगहान के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो उसे धमकाती है कि तुम यहाँ की किलिंग ऑरा पर कब्जा नहीं कर सकते। दरअसल ये तीनों लड़कियां ब्लड शैडो डीमन सेक्ट की मेंबर्स हैं। उसमें से एक सीनियर डिसाइपल को लग रहा था कि फैंगहान तो बस एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होगा, इसमें इतना दम नहीं कि हमारा मुकाबला कर पाए। और कल्टीवेशन की इस दुनिया में तो अपने ओपोनेंट को कमजोर समझना ही सबसे बड़ी गलती मानी जाती। इसलिए वो फैंगहान से कहने लगी कि इस बैटलफील्ड के ऑरा पर हमारे यंग मास्टर का अधिकार है, तुम यहाँ पर आकर इस एनर्जी पर कब्जा नहीं कर सकते। वेल फैंगहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बैटलफील्ड से इनके यंग मास्टर का क्या कनेक्शन। साथ ही वो इनके ट्रेजर्स को भी चेक करने लगा। इन्हीं ट्रेजर की मदद से कल्टीवेटर्स यहाँ की किलिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। अगर ये ट्रेजर्स उसे मिल जाए तो ये रेडीमेड किलिंग ऑरा भी उसकी हो जाएगी। उतने में वो बंदी उसे बताने लगी कि हमारे यंग मास्टर अपनी जिंदगी के कई साल इस एनर्जी को जमा करने में खर्च कर चुके, मगर तुमने तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ मौजूद किलिंग एनर्जी पर कब्जा कर लिया, इसलिए सजा के तौर पर हम तुम्हारे कल्टीवेशन को क्रिपल कर देंगे। इतना कहते साथ ही वो तीनों लड़कियां फैंगहान पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है, मगर फैंगहान ने बस अपनी हल्की सी एनर्जी का यूज करके उन तीनों को पीछे की तरफ पुश कर दिया। उसने तो इन तीनों पर अभी तक हमला भी नहीं किया था, मगर वो लड़कियां उसकी डोमिनेटिंग पावर को समझ गई थी। फैंगहान उनसे कह रहा था कि ये बैटलफील्ड तुम्हारे यंग मास्टर के बाप की जमीन नहीं, जो तुम यहाँ आकर हुक्म चला रही। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझे चैलेंज किया है, तो इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। और इतना कहते साथ ही वो अपने हेवनली थंडर लायन को उन तीनों पर रिलीज कर देता है, जो देखते साथ ही वो कल्टीवेटर्स डर के मारे वहाँ से भागने लगी। वो समझ गई थी कि फैंगहान को हल्के में लेकर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो भाई उन्हें लेने के देने पड़ गए थे। वो तीनों वहाँ से ज्यादा दूर जा पाई इससे पहले हेवनली थंडर लायन अपनी डिवावरिंग पावर का यूज करते हुए इन तीनों को निगल चुका था। और तभी एक सोड से फैंगहान पर अटैक हो जाता है। दरअसल उन तीनों लड़कियों का यंग मास्टर वहाँ पर पहुँच गया था। वो अपनी फ्लाइंग सोड की मदद से फैंगहान को खत्म करने की नाकाम कोशिशें करने लगा, लेकिन फैंगहान फटाफट से जाकर उस ब्लेड को होल्ड कर लेता है। यानो से बता रहा था कि ये तो एक जेड ब्लड सोल डिवावरिंग सोड है। वहीं पर यंग मास्टर के पास तो अब कोई वेपन नहीं बचा, तो अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान को घायल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फैंगहान बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे गुस्सा दिला रहा था। और फिर वो अपनी एनर्जी की मदद से उसे अपनी तरफ खींचते हुए चोक करने लगा। वो बंदा तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो तड़पते हुए फैंगहान से कहने लगा कि तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। अब भला ये क्या बात हो गई? ये बंदा अटैक करे तो सही, मगर फैंगहान अटैक करे तो गलत हो गया। खैर इसका नाम है लिन। वो फैंगहान से कहने लगा कि तुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, अगर तूने मुझे मार दिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि तू कोई सुरमा तो हो नहीं सकता, बस चौथी लेवल का एक मामूली सा कल्टीवेटर मेरे सामने घमंड दिखा रहा था। तुझे लगता है कि तेरे जैसे एरोगेंट बंदे को कोई सबक नहीं सिखा सकता, मगर आज तेरा गुड लक खत्म हो गया, क्योंकि तूने मुझसे टकराकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। वेल यहाँ पर लिन तो मौत की कगार पर पहुँच चुका था। वो काफी बुरी तरह से तड़पने लगा और उतने में यान वहाँ पर आ जाता है। वो फैंगहान से कहता है कि इसे खत्म मत करना, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो अब यान की बात सुनकर ना चाहते हुए फैंगहान ने उसे रिलीज करके नीचे पटक दिया। लिंग तो शुक्र मना रहा था कि चलो उसकी जान बच गई। तब तक फैंगहान उसकी सोड को भी रिलीज कर देता है, तो उसे उठाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। मगर वहाँ से जाने से पहला वो बंदा कह रहा था कि तूने यंग मास्टर लिन को ऑफेंड किया है, बस तू थोड़ी देर रुक जा और फिर देखना मैं तेरा क्या हशर करूंगा। फैंगहान को तो ये फ्री फोकट की धमकियां देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते,
तो तुरंत ही उसे खत्म करने के लिए जाने ही वाला था, मगर यान ने उसे दोबारा से रोक लिया। वो फैंगहान को समझाने लगा कि भले ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, मगर ये कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं हो सकता। उसके पास जो तलवार थी उसे जेड ब्लड एल्डर ने हजारों सालों पहले ही फोर्ज किया था। वो एल्डर ब्लड शैडो डीमन सेक्ट का ग्रैंड एल्डर था, जिस पर फैंगहान कहने लगा कि मैंने तो पहले भी डीमन गॉड से मुकाबला किया है, तो भला हमें इस एल्डर से डरने की क्या जरूरत। तो यान उसे समझाने लगा कि जब तुम डीमन गॉड से पंगे लोगे तब वो डीमन गॉड तुमसे नहीं मगर फेंग बायू से फाइट करेगा। मगर इस ब्लड जेड एल्डर की बात कुछ अलग है। ये बंदा हर एक ग्रज को याद रखता, इसे ऑफेंड करोगे तो कभी तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगा, एक जानलेवा बीमारी जैसे तुमसे चिपक जाएगा। तो फैंगहान कहने लगा कि अब ऑफेंस तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ से निकलना चाहिए। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद हम चेक करेंगे कि उन लड़कियों ने कितनी किलिंग एनर्जी को जमा किया था। वहीं दूसरी तरफ लिंग काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि 9 सालों में मैंने न जाने कितने ही सारे प्लान बनाकर मॉर्टल्स में जंग करवाई, उन्हें एक दूसरे को ब्रूटली खत्म करने पर मजबूर किया, ताकि मैं उनकी मौत के बाद उनकी किलिंग ऑरा को कलेक्ट करके अपने इस जेड ब्लड सोल डिस्ट्रॉइंग सोड को रिफाइन कर सकूं। मैं अपनी इस सोड को एक डाउ आर्टिफैक्ट में बदलना चाहता था, मगर उस कमीने की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उस कुत्ते ने तो मेरी किलिंग ऑरा के साथ साथ मेरी सर्वेंट्स को भी खत्म कर दिया, लेकिन मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस जलीलियत का बदला जरूर लूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने कुछ टैलिस्मान रिलीज कर दिए। बल यहाँ पर ये बंदा फैंगहान की फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फैंगहान एक लोकेशन पर पहुंच गया था, जहाँ पर वो उन 3 कल्टीवेटर्स के ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है। उनमें इतनी सारी किलिंग ऑरा जमा थी कि इससे टोटल 108 वॉरसोल रेलिक को बनाया जा सकता था। इनकी मदद से फैंगहान अपनी सेकंड सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओपन कर पाएगा। भले ही उसने लिन को ऑफेंड किया, मगर इससे फैंगहान को काफी बड़ा फायदा हो गया। इधर लिन तो अपने नुकसान की वजह से गुस्से में तिल मिला रहा था, और तभी वहाँ पर 3 बंदे पहुँच जाते हैं। वे तीनों भी मून स्टैबिंग थीफ के नाम से जाने जाते थे। उसमें से एक का नाम था सीयू, दूसरे का था टियानशिंग और तीसरी है जीशियान। वो लोग लिन से कहने लगे कि तुमने डेथ क्लेमिंग टैलिस्मान को भेजकर हम तीनों को यहाँ बुला लिया, हमें समन करना तुम्हें सस्ता नहीं पड़ेगा, तुम्हें इसकी भारी कीमत पे करनी होगी। तो यंग मास्टर लिन उनसे कहने लगा कि तुम लोग पैसों की फिक्र मत करो, मैं काम पूरा होते साथ ही तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, साथ ही साथ तुम्हें बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर सीयू, जो एक मेल था मगर उसकी हरकतें पूरी औरतों वाली थी, वो कहता है कि तुम जेड ब्लड एंसेस्टर के बेटे हो, भला हम इस काम के लिए मना कैसे कर सकते, तुम्हें मना करना तुम्हारे बाप को ऑफेंड करने के बराबर होगा, तो भला हमें रिस्क क्यों उठाए। तो चलो बताओ तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, आखिर वो कौन बंदा है जिसे तुम खत्म करना चाहते हो। तो लिनो ने बताने लगा कि मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने इस कंटेनर में उस बंदे की ऑरा और उसकी सेंट को कैद कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इस बंदे को तड़पा तड़पा कर खत्म कर दो, क्योंकि इसने मेरे 3 ट्रेजर्स पर कब्जा कर लिया, जिसमें ढेर सारी किलिंग ऑरा भरी हुई थी। इतना ही नहीं, उस कमीने ने मेरी तीनों सर्वेंट्स को खत्म कर दिया, जिनसे मुझे काफी ज्यादा लगाव था। इसीलिए मैं उस बंदे को किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। जिस पर वो थीफ कहने लगे कि आप तो अपनी सर्वेंट की भी इतनी ज्यादा फिक्र करते हो, इसी वजह से हम आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंगहान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेकंड सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओपन करने की कोशिश करने लगा। अगर फैंगहान इसमें कामयाब हो गया तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। इधर ये तीनों मून स्टैबिंग थीफ उसी की तलाश में निकल चुके थे, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।